अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम नवाज़ और कुछ बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी कुछ ऐसे बदलाव की जिसके बाद बैरूनी हालात पर भी फ़र्क पड़ सकता है। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ जिसने कि इंतख़ाबात के बाद तमाम तर रिलीफ़ लेने के लिए बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ही आना है, उनके लिए क्या अच्छी खबर है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी रद्द-ओ-बदल के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर फ़ैसला साज़ी का तरीक़ेकार कैसे तब्दील होगा, इससे मुताल्लिक़ कुछ इस व्लॉग में बात करते हैं। सबसे पहले ये कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद गुज़िश्ता रोज़ रिटायर हो गए हैं और उनकी रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आए हैं। आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट का जब कोई सीनियर जज रिटायर होता है तो उसकी रिटायरमेंट के साथ आईनी बॉडीज़ की तश्कील में भी तब्दीली आती है। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के इतलाक़ के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस बनाने वाली कमेटी में भी रद्द-ओ-बदल हुआ करेगा जब कोई सुप्रीम कोर्ट का सीनियर तरीन जज या फिर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रिटायर होगा। तो खैर, गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस सरदार तारिक मसूद अपने ओहदे से रिटायर हुए। उनकी रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट की जजेस की वो 3 रुकनी कमेटी जो कि बेंचेस की तश्कील से मुताल्लिक़ फ़ैसले करती है, उसकी भी साख्त में तब्दीली आई है। और वो ऐसे कि अब सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर तरीन 3 जजेस हैं वो इस कमेटी का हिस्सा है। एक चीफ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा, दूसरे जस्टिस मंसूर अली शाह जिन्होंने के चीफ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा के बाद सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना है, और तीसरे जस्टिस मुनीब अख्तर। जस्टिस मुनीब अख्तर वो जज हैं जिनको कि शायद चीफ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा का ओहदा संभालने के बाद जो अहम बेंच दिया गया था या जो अहम केस उनके बेंच में लगाया गया था, वो केसेस थे जो हाल ही में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के इंतखाबी उज़रदारियाँ थी, जिसमें कि सनम जावेद का केस था और शौकत बसरा का केस था। उसके अलावा चीफ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा को आज चीफ जस्टिस बने कुछ 170 से ज़ायद दिन हो गए हैं, और इन दिनों में जस्टिस मुनीब अख्तर को कोई भी अहम या किसी आईनी मामले के बेंच के ऊपर किसी आईनी मामले में बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया। खैर, जस्टिस मुनीब अख्तर अब जजेस कमेटी का हिस्सा है, उस जजेस कमेटी का जिसमें इससे पहले चीफ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल थे। जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफ़े के बाद ये बात तो अयां थी कि अब जब कोई जज रिटायर होगा तो जस्टिस मुनीब अख्तर फैसला साजी वाले धारे में शामिल होंगे। लेकिन अब मसला ये है कि उस धारे में शामिल होने के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को कोई फ़ायदा मिल सकता है? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने मख़सूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आना है। उसके अलावा इंतख़ाबात में जो उनके मुख्तलिफ़ ग्रीवेंसेस हैं उस पर भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट आना है। और सुप्रीम कोर्ट आने पर अब क्या बेंचेस की तश्कील उसी तरह से हुआ करेगी जैसे पहले हो रही थी? यानी सुप्रीम कोर्ट में पिछले 2 साल के अंदर जो शदीद धड़ेबाज़ी हमें नज़र आई, उस धड़ेबाज़ी के अंदर एक ग्रुप चीफ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा का, दूसरा ग्रुप जस्टिस उमर अता बंदयाल का था। जस्टिस उमर अता बंदयाल का ग्रुप कुछ ऐसे कमज़ोर हो गया कि एक तो वो रिटायर हो गए, उनकी रिटायरमेंट के बाद मज़ाहिर नकवी ने इस्तीफ़ा दिया और अगले ही दिन एजाजुल एहसन ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। और उनके इस्तीफ़े के बाद एक मायूसी थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के अंदर अपने केसेस को लेके, और वो मायूसी इसलिए थी कि वो ये समझते थे कि जब ये दौर ख़त्म होगा काज़ी फ़ैज़ ईसा का और दौर आएगा एजाजुल एहसन का, तो उसके बाद उनको भी कहीं न कहीं से रिलीफ़ मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के हामियों का ये मानना है कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा के दौर में उनको कोई रिलीफ़ नहीं मिल सकता। खैर, ये सिर्फ जजेस कमेटी की हद तक रद्द-ओ-बदल हुआ, लेकिन इस रद्द-ओ-बदल के साथ फ़ायदा कुछ ये पहुँच सकता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर कुछ उस माइंडसेट के लोग हैं जिनको शायद बहुत ईज़िली इंटिमिडेट करना या उन पर असरअंदाज़ होना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने हाल ही में इंतखाबी उज़रदारियों के केसेस सुने थे। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से परवेज़ इलाही के इंतखाबात में हिस्सा लेने से मुतालिक केस सुना था, यानी उनके कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद होने के ख़िलाफ़ अपील सुनी। उसके अलावा मुख्तलिफ़ केसेस मंसूर अली शाह के बेंच में फ़िक्स थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मेजर ताहिर सादिक जो कि अटक से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के उम्मीदवार थे, उनका भी मामला सुना था। और इन दोनों केसेस के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये करार दिया था कि इंतखाबात लड़ना जो इंतखाबात लड़ने का हक़ है वो किसी भी उम्मीदवार का है और आप उसको नहीं रोक सकते। जमहूरी अमल के अंदर किसी भी उम्मीदवार को उसके वोट के या उसको इंतखाबात में हिस्सा लेने के हक़ से आप महरूम नहीं कर सकते। फिर उन्होंने ये भी करार दिया था कि आर्टिकल 17(2) किसी भी जमात को सियासी जमात है वो बनाने का भी हक़ देती है, और साथ ही जो सियासी जमात के हकूक़ हैं वो भी उसको मिल जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि ये अवाम का हक़ है कि वो किसी भी नुमाइंदे को मुंतखब करें और उसको इक़्तिदार में लेके आएँ। जब मंसूर अली शाह का ये माइंडसेट है, जस्टिस मंसूर अली शाह ये समझते हैं कि किसी भी सियासी जमात को अगर मैंडेट अवाम देना चाहती है तो फिर अवामी मैंडेट का जो है वो ज़्यादा एहतराम होना चाहिए, ना कि किसी
शख्स को किसी भी वजह से आप साइड पे कर दो, इस माइंडसेट के बंदे के साथ, और फिर साथ ही दूसरे जज जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। मुनीब अख्तर के ऊपर ऑलरेडी ये टैग है कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की फ़ेवर करते हैं, और ये टैग इसलिए लगा क्योंकि 63 का फ़ैसला उन्होंने तहरीर किया। फिर पिछले साल जब इंतखाबात का सूमोटो केस टेकअप किया था जस्टिस उमर अता बंदयाल ने, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने, उस वक़्त जो फ़ैसले लिखे थे वो सब मुनीब अख्तर ने ही, जस्टिस मुनीब अख्तर ने ही लिखे थे। और जस्टिस मुनीब अख्तर ने उन फ़ैसलों के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को हर मुमकिन रिलीफ़ भी दिया था। तो ये बातें हमारे मीडिया के अंदर और फिर हमारे सीनियर सहाफ़ी भी करने लगे, और ज़ुबान ज़द-ए-आम हो गई कि मुनीब अख्तर, जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जस्टिस आयशा मलिक या जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का नाम जहाँ भी आएगा वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को फ़ेवर मिलेगी। ख़ैर ये तासुर है, तासुर किस हद तक दुरुस्त है ये फ्यूचर में क्लियर हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अभी बहुत से मामलात के अंदर सुप्रीम कोर्ट का रुख करना है। और सुप्रीम कोर्ट का रुख करने पर पहला जो, जिसे आप कह सकते हैं दरवाज़ा उनको खटखटाना पड़ेगा, वो जजेस कमेटी का होगा। जजेस कमेटी वो होगी जिसमें चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायद ईसा, उसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे। अब उस तरह के बेंचेस बनाना, जैसे बेंचेस शायद पिछले 4 माह से बन रहे हैं, उतना आसान नहीं हो सकेगा चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायद ईसा के लिए। और शायद ये जो बार-बार बात हो रही है कि उनको, चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायद ईसा को उन बेंचेस से अलग रहना चाहिए, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का के केसेस सुने, और वो इसलिए रहना चाहिए क्योंकि उन्होंने इंतखाबात से पहले इनके मामलात सुने हैं। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी ये डिमांड करती आई है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायद ईसा उनके केसेस को नहीं सुने, और यही शायद वजह है कि वो हाई कोर्ट्स का रुख कर रहे हैं और वो डायरेक्टली रिलीफ लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी सूरत में चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायद ईसा को अंदरूनी जो उनकी जजेस कमेटी है, उससे भी थोड़ा टफ टाइम मिल सकता है। इतना आसान नहीं होगा उनके लिए वो फैसले करना जो वो माजी में करते आ रहे थे बेंचेस की तश्कील से मुताल्लिक, क्योंकि ज़ाहिर है अभी चीफ जस्टिस का इख्तियार तो नहीं रहा बेंचेस बनाना, और शायद यही वजह है कि वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जो रेफरेंस था, उनका अलवदाई रेफरेंस, उसके अंदर ये भी कह रहे थे कि अभी ना जाओ छोड़ के, क्योंकि अभी उनका दिल भरा नहीं था उन सारे बेंचेस को बना बना के जो वो बना रहे थे। खैर, अब जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, जो जजेस के खिलाफ शिकायत सुनने का फोरम है, उसकी साख्त भी तब्दील हुई है। उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल हुए हैं और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस भी शामिल होंगे, और साथ ही लाहौर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस अब उसमें शामिल नहीं होंगे, बल्कि जो मज़ीद 2 सीनियर तरीन जजेस हैं, जिनमें आई थिंक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं, और दूसरे जो चीफ जस्टिस उसमें शामिल होंगे वो जस्टिस इब्राहिम ख़ान हैं, पेशावर हाई कोर्ट के। ये दोनों जजेस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में शामिल होंगे, आई थिंक, आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि अभी हाल ही में हाई कोर्ट के जजेस तब्दील हुए हैं चीफ जस्टिस, और जो हाई कोर्ट के सीनियर तरीन 2 जजेस होते हैं वो जजेस की शिकायत सुनने वाले फोरम यानी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का हिस्सा होते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन 3 जजेस के साथ। तो ये तब्दीली भी आई है। इस तब्दीली से भी फ्यूचर में जो जजेस के खिलाफ शिकायत सुनने का मामला है वो किस तरह मुतासिर हो सकता है। एक और चीज़ ये भी है कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायद ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर की भी आपस में बहुत टसल रही है। उसकी रीज़न इनके वकालत के ज़माने से भी है, तब से भी रही, और फिर जब चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायद ईसा का रेफरेंस सुना गया था, तो उस रेफरेंस के खिलाफ नज़रसानी में जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक बार चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायद ईसा की अहलिया सरीना ईसा से कुछ सवालात किए थे। उन सवालात पे अगले दिन माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायद ईसा की अहलिया उन सवालात पर अदालत में आबदीदा हो गई थी, और फिर अगले दिन उन्होंने माफ़ी भी मांग ली थी, लेकिन उसके बाद भी ये तासुर और ये बात बार बार होती रही कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने साथी जज की फ़ैमिली के साथ ठीक सलूक नहीं किया था, और शायद कहीं ना कहीं ये रीज़न भी दोनों के बीच में तनाव का बायस रही। लेकिन अब वो तनाव क्या अभी भी मौजूद है या नहीं, इसका फ़ैसला होगा आइंदा आने वाले दिनों में बेंचेस की तश्कील और जजेस के दरमियान होने वाले मामलात पर। शायद अब जो सिचुएशन है वो इतनी फिजिबल नहीं रही चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायद ईसा के लिए, जो माजी में या पिछले 4 माह में थी। अगले जो उनका रह जाने वाला अरसा है 6-7 माह, वो कुछ टफ़ हो सकते हैं, और वो टफ़ इस वजह से हो सकता है कि अब जस्टिस मुनीब अख्तर से उनको हर मामले के ऊपर कंसल्ट करना पड़ेगा। गुज़िश्ता रोज़, बल्कि आज, हमारे सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक, उन्होंने अपनी स्टोरी भी इस मामले के ऊपर की कि कैसे जस्टिस मुनीब अख्तर की जजेस कमेटी में शमूलियत से मामलात बदलेंगे। लेकिन उसमें उन्होंने ये भी ज़िक्र किया कि कुछ जो माहिरीन हैं वो ये समझते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर की शमूलियत से अब कुछ मामलात बेहतर होंगे, और उनका शामिल होना
इस कमेटी के अंदर खुशाइंद है, क्योंकि उनकी शमूलियत से अब जो ये तासुर था कि सारे फ़ैसले एक ही रुख से हो रहे हैं, वो कुछ तब्दील होगा और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हमें नज़र आएगा मुख्तलिफ़ जगह पे, और जमहूरियत के चलने के लिए ज़रूरी भी होता है। आज के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।